स्वागत है सभी का आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम लोग आपको बताएंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ये हमारा मेन टॉपिक है क्लास 9th की सांख्यिकी का चैप्टर। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था। हमने डिस्कस किया था कि जो आंकड़े हैं, जो हमको उल्टे सीधे आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को कैसे इस तरीके से पेश किया जाए जिससे कि हम उसमें से अपने काम की बातें निकाल सकें, काम की जानकारी निकाल सकें। इसके लिए हमने उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना सीखा था। फिर उसके बाद हमने उनकी बारंबारता बंटन सारणियां बनानी सीखी थी। फिर हमने उनका वर्ग अंतरालों में उनको बांटना सीखा था, है ना। उससे हमें बहुत सारी काम की जानकारियां आसानी से मिल पा रही थी। आज सीखेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आलेख, यानी कि ग्राफ बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, जहां से आपको हमारी जो क्लास नोट्स हैं सारे आसानी से मिल जाएंगे, पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी, पीपीटी आसानी से मिल जाएंगी, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में। इसमें हम 3 तरह के ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ है बार ग्राफ, दंड आलेख बोलते हैं उसको। दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है बारंबारता बहुभुज। तीनों लगभग एक जैसे हैं और बस एक मामूली सा अंतर होता है तीनों को बनाने में। अगर आप एक भी अच्छे से बनाना सीख गए तो बाकी दोनों आसानी से आ जाएंगे। तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो पहले डिस्कस करते हैं बार ग्राफ के बारे में। तो देखो, बार ग्राफ क्या होता है। मोटे तौर पे इस तरीके का दिखता है। एक मैंने आपको उदाहरण इसका दे दिया है, तो आप क्या इस ग्राफ को देख के बता सकते हो। ये बच्चे हैं, छोटे बच्चों से उनका फेवरेट कलर पूछा गया है क्लास के अंदर। तो साफ साफ दिख रहा है ग्राफ से ही, जो कुछ भी नहीं जानता, जो सिर्फ गिनती ही जानता है और थोड़ा सा पढ़ना जानता है, वो ग्राफ को देख के बता सकता है कि 10 बच्चों का फेवरेट कलर ब्लू है। 3 बच्चों का, ये 4, 2 और 3 के बीच में है ना, 3 बच्चों का फेवरेट कलर रेड है। एक बच्चे का फेवरेट कलर ऑरेंज है और 4 और 3 बच्चों का फेवरेट कलर येलो है। ग्रीन 5 बच्चों का है ना। यहाँ पे आएगा ना ये ग्रीन, इतनी ऊंचाई तक है ये। तो 5 बच्चों का फेवरेट कलर ग्रीन है। एक बच्चे का फेवरेट कलर पर्पल है। 3 बच्चे का फेवरेट कलर पिंक है। तो आप ही समझ पा रहे हो कितना आसानी से हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। जबकि पहले जो हम रिप्रेजेंट करते थे उसमें बताना पड़ता था, है ना, उसमें देखना पड़ता था। इसमें देखो सारी बातें साफ साफ पता लग रही हैं। सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा बच्चों का पसंदीदा है? तो देखो आपका ब्लू है ना, नीला रंग है। सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं नीले रंग को। और कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 10 बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो आंकड़ों का आपस में इस तरीके से कंपैरिजन, ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है। बता सकते हो सबसे कम किसको पसंद किया जा रहा है, सबसे ज्यादा किसको पसंद किया जा रहा है ना। एवरेज किसके पास आ रहा है। तो ये आपका बार ग्राफ है। ये आपका जब इसको बनाते हैं तो आमतौर पे उन चीजों के लिए बनाते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे ये आपके नंबर नहीं है, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ये रंगों के नाम हैं, है ना। जिनमें नंबर होते हैं उनके लिए आयत चित्र बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और छोटा सा सवाल देखो, जिससे आपको बार ग्राफ क्या होता है क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सवाल है, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनका जन्मदिन का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। बच्चों से पूछा आपका जन्म किस महीने में हुआ था। तो देखो साफ साफ दिख रहा है। 3 बच्चों ने कहा जनवरी में, 4 बच्चों ने कहा फरवरी में, 2 बच्चों ने कहा मार्च में, है ना, ये दो तक है। 2 बच्चों ने कहा अप्रैल में। और सबसे लंबा डंडा किसका है? अगस्त का है। तो 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म अगस्त में हुआ है और वो सबसे ज्यादा है। और सबसे कम महीना वाला, बच्चों वाला महीना कौन सा है?
देखो वो जून है ना, वो जून है, जून में सिर्फ एक ही बच्चे का जन्म हुआ है। अब इस सवाल में देखो क्या पूछा गया है, ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो नवंबर का महीना ढूंढ लो, इसके अंदर ये रहा नवंबर, इसकी लंबाई देख लो कितनी है, तो इसकी लंबाई यहां से देखेंगे तो 4 है ना, 4 तक जा रहा है, ये इसकी लंबाई 4 है नवंबर के महीने की, 4 कदम। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म नवंबर में हुआ है। और दूसरा सवाल, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं? तो वो है हमारा अगस्त, सबसे ज्यादा बच्चे अगस्त में पैदा हुए हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे आप बार ग्राफ की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। चलो अब देखते हैं कि इसको बार ग्राफ को बनाया कैसे जाता है। तो वैसे तो बार ग्राफ को देखकर ही आपको आइडिया लग गया होगा कि इसको बनाते कैसे हैं। बनाते ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे वो चीजें लिख लो जिनका आपको दंड बनाना है, ग्राफ बनाना है, और जितने वो हैं उतनी ऊंचाई तक उसके डंडे की लंबाई खींच दो, है ना। यही तरीका है इसका, सिंपल स्ट्रेट तरीका। जैसे एक सवाल देखो, इस सवाल में ये कहा है कि एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। एक फैमिली है, उसके महीने में इनकम 20,000 रुपए आती है, तो उन्होंने खर्चे का हिसाब लगाया तो उनका ये पता लगा कि जो ग्रोसरी है या परचून का सामान है उस पर 4,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 नहीं है, 4,000 है, क्योंकि खर्चा किस में है, 1,000 रुपयों में। किराया वो दे रहे हैं 5,000 घर का, बच्चों की शिक्षा पर 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, दवाइयों पर 2,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, ईंधन स्कूटर से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, तो वो 2,000 रुपए का खर्चा उसका है। मनोरंजन पर 1,000 रुपए का, कभी घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए तो उसके ऊपर 1,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और बाकी 1,000 रुपए का खर्चा। ठीक है, और भी अलग खर्चे होते हैं बीच बीच में, छोटे मोटे आ जाते हैं, तो वो किस में चले गए, विविध में। अब इसमें यह कहा है कि इन आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाएंगे। आप क्या करना, ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर पे अच्छा बनेगा। तो ग्राफ पेपर पर एक लाइन ऐसे बनाई, एक एक्स एक्सिस और ये आपका दूसरा वाई एक्सिस। नीचे की तरफ आप ये खर्चे लिखोगे, नीचे वाले एक्सिस पर जो आपकी मद है जिसमें खर्चा हो रहा है, तो ग्रोसरी, ठीक है। दूसरा बनाएंगे किराए का, थोड़ा दूर उससे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका ग्रोसरी है, तो यहाँ पे कहीं पर भी थोड़ा सा दूर ले लो, और ग्रोसरी में कितने खर्च हो रहे हैं, 4,000 रुपए, तो यहाँ पर रुपयों का 1,000 रुपए का वो निशान लगा लो। हम मानेंगे कि यहाँ पर जो एक कदम की ऊपर तक चले हैं वो 1,000 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं इसको 4,000 रुपए मुझे दिखाने हैं तो मैं इसको 4 कदम तक बनाऊंगा। समझ पा रहे हो ये बात, ये डंडा मैंने कहां तक बनाया, 4 कदम तक। चाहो तो इसको जो है चाहे तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके भर दो टेढ़े टेढ़े, ओके। और ये 1 2 3 4, 4,000 आपका ये दिखा रहा है कि 4,000 रुपए खर्च हो रहे हैं ग्रोसरी में, 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं किराए में। तो उससे थोड़ा दूर लेकर 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लो या 2 यूनिट की ले लो, अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। 5 कदम तक बनाओ, तो 5 कदम तक बनाया, वो उतना ऊपर तक जाएगा। और एक बात याद रखना, जितनी मोटाई इसकी लो उतनी ही इसकी भी लेना। ऐसा मत कर देना कि किसी को पतला कर दिया किसी को मोटा कर दिया, दोनों की मोटाई समान होनी चाहिए। और इनके बीच में ये जो गैप आ रहा है ना, एक गैप ये है, एक गैप ये है, फिर अगले पर गैप आएगा, वो भी एक जैसा होना चाहिए, ओके। दोनों बातें एक जैसी होनी चाहिए, ये गैप भी एक जैसे होने चाहिए, और ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हो ये भी सब में सेम आनी चाहिए।
तो ये आपका किराए को दिखा रहा है कि किराया 5,000 रुपये खर्च, किराए में 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, इसमें भी 5,000 रुपये, तो ये भी आपका 5 तक जाएगा। इसको भी ऐसे करके कर दो, बच्चों की शिक्षा। फिर आपका दवाइयों में 2,000, तो 2,000 है तो आपका इतनी ऊंचाई तक जाएगा, इतनी ऊंचाई तक 2,000 का ऐसे बना दो, 2 की ऊंचाई तक। फिर इसी तरह आप ईंधन, मनोरंजन, विविध, बाकी का भी बना सकते हो आसानी से। ओके, तो यहाँ चूंकि मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा वो टेढ़ा वेढ़ा हो गया है, आप आराम से स्केल से ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मैंने आपके लिए ग्राफ यहाँ पे पूरा बना रखा है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ग्रोसरी का खर्चा 4,000 का है, किराए का खर्चा 5,000 का है, शिक्षा का 5,000 का है, दवाइयों का 2,000 है, ईंधन का भी 2,000, मनोरंजन का 1,000, विविध का भी 1,000। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका ग्राफ आ गया, दंड आलेख हो गया। इसको ऐसे ही बनाते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर कठिनाई नहीं है। नीचे वो जगह लिख लो और उतनी ऊंचाई तक इनको उठा दो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आप जो पैमाना ले रहे हो, पैमाने ठीक से लेना। ओके, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो खर्चा है अभी तो 1,000 रुपए में है ना, तो 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, सॉरी 4,000, 5,000, 5,000, 2,000, 2,000, 2,000। अगर ऐसा होता कि जो खर्चा है ग्रोसरी का, मान लेते हैं परिवार बहुत बड़ा है और इनकम बहुत अच्छी है और वो खर्चा कर रहे हैं 40,000 का, किराए में खर्च हो रहे हैं 50,000, बच्चों की पढ़ाई में 50,000, ठीक है, दवाइयों में 20,000, ईंधन में 20,000, मनोरंजन में 10,000, बाकी खर्चे 10,000, तो कैसे बनाएंगे? तो क्या हम इस ग्राफ को और ऊंचा कर देंगे? क्या हम इसको 40,000 को जो है वो अभी तो 4 तक जा रहा है, पूरा 40 तक लेके जाएंगे? तो वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, आप बस थोड़ी सी स्मार्टनेस ये दिखाना कि यहाँ पे आप जो दूरियां ले रहे हो वो एक एक कदम की ले रहे हो ना, तब आप एक कदम की मत लेना, तब आप 10-10 कदम की लेना। तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये 50, ये 60, ये 70। तो ये आपको अपने हिसाब से सोचना है कि मुझे यहाँ पर कितनी दूरियां रखनी है जिससे कि मेरा काम अच्छे से हो जाए, है ना। अगर आप सिर्फ 1-2 हज़ार तक लोगे तो पता लगा जितनी आपकी जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में उतनी है ही नहीं 40 रो या 50 रो, ठीक है ना, उतना ऊंचा जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ के नंबर सोच समझ के इस हिसाब से लगाना कि आप आसानी से ग्राफ बना सको, ठीक है। 10-10 का गैप देके भी बना सकते हो, 20-20 का गैप देके भी बना सकते हो, उससे भी बन जाएगा आपका। या एग्जाम में जो कहा जाए कि भाई इतने गैप पर लेके बनाओ, उतना गैप लेके बना देना, ठीक है। तो ये था हमारा साधारण सा दंड आलेख। और अब डिस्कस करते हैं अपना आयत चित्र, जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा रखा है एक आयत चित्र का। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये आयत चित्र भी जो है बार ग्राफ के जैसा ही है, दंड आलेख के जैसा ही है। कैसे? उसी तरीके से जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी फ्रीक्वेंसी तक उठाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर क्या है कुछ चीजें लिखी हुई थी, ग्रोसरी का सामान, शिक्षा, या पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर ये लिखा था, रंगों के नाम लिखे हुए थे, नीला, है ना, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, पर्पल, इसमें नंबर लिखे हुए हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये जब नंबरों के बीच में बनता है तो ये आपको याद है ना वर्ग अंतराल वाले सवाल करे थे, तो ये दरअसल वर्ग अंतरालों को दिखाते हैं। जैसे आपके क्या नाम है, 0 से लेके यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5, तो 0 से लेके 0.5 तक आपकी जो भी क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो यहाँ पे देख लेना, 60 के आसपास 60 आ जाएगा। 1 से लेके 1.5 तक
ये जो भी चीज है वो कितनी है, ये आपकी इतनी है 20, उसकी वैल्यू 20 है। तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है सिर्फ उसका बताने के लिए किस तरीके का होता है। आगे सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोग्राम कैसा होता है, कैसे बनता है। इसमें कहा है जैसे निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। एक क्लास है, उसमें 36 बच्चे हैं, उनका हमने वजन नापा। तो वजन नापा और उसकी बारंबारता बंटन सारणी है। कहा निम्नलिखित आंकड़ों का आयतचित्र बनाइए। तो जैसे बच्चे हैं तो 9 बच्चों का वजन आया 30.5 से 35.5 के बीच में। 6 बच्चों का वजन आया 35.5 से 40.5 के बीच में, इस तरीके से। तो पूरी आपके पास ये टेबल है। हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसकी आयत चित्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसका, वही तरीका, यहां पर तो ले लेंगे बच्चों का वजन, ठीक है ना, और इधर ले लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो अच्छा देखो, बच्चों का वजन शुरू कहां से हो रहा है, वो 30.5 से चालू हो रहा है। तो अगर ये आपका 30.5 से 35.5 तक जा रहा है, तो अगर आप ऐसे लोगे 5-5 का गैप बना के करोगे, 5, 10, 15, 20, तो 30.5 आपका जो है यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, यहाँ पे 30 आएगा और फिर यहाँ पे 20, 30.5 से 35.5 और 30.5 इसके आगे थोड़ा कहीं आएगा। तो क्या होगा, ये पूरी जगह बेकार हो जाएगी, है ना, इस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं होगा और ग्राफ आपका यहाँ पे आगे से बनेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम थोड़ी सी चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करेंगे, चालाकी ये करो कि शुरुआत ही आप जो है वो लगभग उससे कर दो, ऐसे करके ये बना दो, ऐसे, और यहां पे लिख दो आप 30.5 और उसके बाद है 35.5, 35.5, फिर उसके बाद है 40.5, 40.5। ये चीज क्या बता रही है, ये चीज ये बता रही है कि भाई यहाँ पे शुरुआत 0, वो हमको पूरा हिस्सा जो हटा दिया उसका वहां पे ग्राफ नहीं है, फालतू में जगह हम वेस्ट करते। फिर 40.5 से 45.5, 45.5, फिर 50.5, फिर 55.5, ओके, 30.5 से 35.5 तक कितने बच्चे हैं जिनका वजन है, वो 9 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये आप 9 कदम तक ऊपर बना दो, इतना, ये आपका इसका आ गया पहले वाले का। फिर 35.5 से 40.5 तक कितने बच्चे हैं, तो वो आपके 6 बच्चे हैं। तो इसको 6 कदम तक बना दो, 35.5 से 40.5 वाला 6 कदम तक, तो 6 आपका यहाँ पे है, ऐसे करके। ये आ गया, ठीक है। और एक दूसरे सटे सटे आएंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये जो अंतराल है कंटिन्यूअस है, ये तो आपस में सटे हुए हैं, इसीलिए ग्राफ भी इनका आपस में सटा हुआ आएगा। 40.5 से 45.5 वो कितने हैं, वो आपके 15 बच्चे हैं, तो वो आपका थोड़ा ये ऊपर तक जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा। फिर 45.5 से 50.5 ये 3 बच्चे हैं, तो वो आपके ये रहे 45.5 से 50.5, ये 3 बच्चे हैं, ऐसे करके। तो ये एक तरीका है हिस्टोग्राम का बनाने का। आप अब ग्राफ पेपर पे बनाओगे, अच्छा सा बन के आएगा, कुछ इस तरीके का, ओके, ऐसे ऐसे करके ये बना रखा है। यहाँ पे भार लिख लिया, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिख ली और शुरुआत करी 30.5 से, फिर जो आपका इंटरवल है वो इंटरवल लिख लिया,
और उतनी ऊंचाई तक जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है उतनी ऊंचाई तक ये डंडे उठा दिए 8 तक। अच्छा एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे हम एक एक का गैप भी ले सकते थे, पीछे एक एक का गैप लिया है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अपने काम को थोड़ा आसान करने के लिए 2 2 का गैप भी ले सकते हो आप, 2 4 6 8 10 12 14 16, चाहो तो 3 3 का भी ले सकते हो, 3 6 9 12 15, तो जो आपको सूटेबल लगे अपने हिसाब से उस गैप को ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो ग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबा बनाओगे तो आपको परेशानी आएगी और बहुत ज़्यादा छोटा बनाओगे तो भी परेशानी आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे परेशानी आ रही थी, यहाँ पे 15 वाला जो है यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा था, 2 2 का लेते तो अगर 2 2 का गैप लेते तो ये 7 कदम तक यहाँ पे ही आ जाता 15 वाला, और ये बाकी भी आधे आधे हो जाते। तो खैर ये चीजें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, आयत चित्र हो गया। ठीक है, अब ये जो आयत चित्र हमने पीछे बनाया था, यहाँ पे देखो इन सभी की चौड़ाइयां जो है बराबर हैं, है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है, 30.5 से 35.5 के बीच में, ये चौड़ाई है आपकी 5। इसी तरीके से ये वाली चौड़ाई भी कितनी है, ये भी 5 है, ये वाली चौड़ाई भी 5 है। ठीक है ना, 5-5 kg के। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको डाटा ऐसा दे दिया जाए जिसके अंदर चौड़ाइयां बराबर ना हो। ठीक है, तो उसीलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं असमान चौड़ाइयों के आयत चित्र, जिसमें चौड़ाइयां आपको अलग अलग दे रखी होंगी। ओके, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है जिसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक डाटा दिया गया है, कुछ मजदूर हैं, उनका जो है वो साप्ताहिक वेतन निकाला गया है रुपयों में। तो उनका हफ्ते का जो वेतन है, सपोज ये पुराना आंकड़ा है, 10 से 15 रुपए है। ठीक है ना, और ऐसे मजदूर कितने हैं, 7 मजदूर हैं। 7 मजदूर ऐसे हैं जिनका हफ्ते का जो वेतन है 10 से 15 रुपए है, और 15 से 20 मजदूर है, 9 मजदूर ऐसे हैं, 9 कार्मिक ऐसे हैं, या एक काम करते हैं इनको हायर में मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके 7 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका हफ्ते का वेतन 10,000 से 15,000 के बीच में। थोड़ा सा खराब लग रहा है कि किसी मजदूर के इतने कम रुपए कैसे हो गए, है ना। 20 से 25 रुपए मिल रहे हैं हफ्ते में, सिर्फ 15 से 20 रुपए मिल रहे हैं हफ्ते में सिर्फ। बहुत पुराना डाटा होगा ये, तो चलो आज के हिसाब से इसको बदल के पढ़ते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका हफ्ते का वेतन 10 से 15,000 रुपए है, 9 ऐसे हैं जिनका हफ्ते का वेतन 15 से 20,000 है, 8 ऐसे हैं जिनका हफ्ते का वेतन 20 से 25,000 है। इस तरीके से आपको दे रखा है डाटा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका जो क्लास इंटरवल है वो 5,000 का है, 5,000 का गैप है ना 10 से 15 के बीच में। यहाँ पर भी 5 का है, यहाँ पर भी 5 का है, और यहाँ भी 5 का है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 का गैप आ गया 30 से 40,000 का, यहाँ पे 20 का गैप आ गया 40 से 60,000 का, यहाँ पे 20 का गैप आ गया 60 से 80,000 का। तो ऐसे केस में बार ग्राफ कैसे बनाया जाए। ओके, तो ऐसे केस में बार ग्राफ बनाने के लिए क्या हम वही काम कर दें कि नीचे ये लिख लो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, और उतनी ऊंचाई तक डंडे उठा दो? नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको समायोजित करेंगे। कैसे समायोजित करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला, समायोजित बारंबारता, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ये होती है कि आप सबसे छोटे वर्ग अंतराल की चौड़ाई पता करो कितनी है। तो देखो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 5 है, इसकी चौड़ाई भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5, इसकी 10, इसकी 20 और इसकी 20। सबसे छोटे आपके ये 5-5 वाले हैं सारे, ये चारों सबसे छोटे हैं और 5-5 के हैं। फिर उसे डिवाइड करेंगे आप जिस वर्ग अंतराल की चौड़ाई निकाल रहे हो, जिस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी ले रहे हो उसकी चौड़ाई से।
है ना, और फिर उसकी गुणा कर देंगे इसकी बारंबारता के साथ, ये जो आपका यहाँ पे नंबर आ रहे हैं इनसे गुणा कर देंगे। क्यों? ताकि आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल सके और आप जो हिस्टोग्राम बनाओ वो सही हिस्टोग्राम बने, गलत हिस्टोग्राम ना बने। ओके, जैसे अब ये प्रोसेस हमने अगले उस पे कर रखा है, ये रहा समायोजित बारंबारता यहाँ पे लिखी है, उसका अलग से कॉलम बना लिया है। वो कितनी है? सबसे छोटे वाले की चौड़ाई वो 5 है, डिवाइड बाय इसकी खुद की चौड़ाई, इसकी खुद की चौड़ाई भी 5 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी बारंबारता, तो 5/5 × 7 इक्वल 5 से 5 कट गया 7 आ गया। इसी तरीके से इसके संग करेंगे, इसी तरीके से इसके संग करेंगे, इसी तरीके से इसके संग करेंगे, इन चारों की तो सेम आएगी, जितनी है उतनी ही आएगी, 7 9 8 5। इनकी अलग अलग आएगी। देखो यहाँ पे 10 है ना, तो सबसे छोटे की 5 डिवाइड बाय इसकी खुद की चौड़ाई वो है 10, मल्टीप्लाई बाय इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि है 12 × 12। इसको सॉल्व किया, 5 से ये आपका 2 बार में गया, 2 से ये आपका 6 बार में गया, 6 आंसर आ गया। इसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 20, तो 5/20 गुणा 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो 3 आ गया। और इसी तरह इसको करेंगे तो इसकी 2 आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो नई बारंबारताएं आई हैं, दरअसल ये नई बारंबारताएं ही आपकी ग्राफ बनाने में यूज की जाएंगी, इन्हीं का हम इस्तेमाल करके ग्राफ बनाएंगे। तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा, तो 10 से 15 का इंटरवल आपका ये वाला है ना, 5-5 का ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5-5 का दे रखा है, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अच्छा देखो 30 से 40 वाला मोटा लिया है, डबल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि 30 से 40 के बीच में एक 30 से 35 भी आएगा और 35 से 40 भी आएगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे डबल यूज करी है। इसी तरह जो 40 से 60 वाला है ये और बड़ा किया गया है, क्योंकि 40 से 45, 50, 55 और फिर ये 60, ठीक है। तो इनकी मोटाई का एक्चुअली ये 5 का है और ये 20 का है, तो 4 गुना मोटाई का इसको बनाएंगे। इसी तरीके से ये भी इसके 4 गुना मोटाई का बनाएंगे। और कितने ऊंचे उठेंगे ये उठेंगे जितनी इनकी समायोजित बारंबारताएं हैं, नई बारंबारताएं हैं। तो ऐसे पहले वाला 7 तक जाएगा, दूसरे वाला जो है वो आपका 9 तक जाएगा, फिर 20 से 25 वाला आपका 8 तक जाएगा, और 25 से 30 वाला ये 5 तक जाएगा, और 30 से 40 वाला 6 तक जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये 6 कदम तक जाएगा। अगर आप इसे इससे बना देते, 6 नहीं 12 तक ले लेते, तो होगा क्या, तो आप इसको और ऊंचा कर देते इतना, ये 12 लगभग यहाँ पे है ना, तो आपका ये वाला उत्तर गलत होता। ओके, इसी तरीके से हमने बाकी भी बना दिए, 40 से 60 वाला, 60 से 80 वाला। तो समायोजित बारंबारता के सवाल भी आपकी किताब में दे रखे हैं, उनको पूरी सावधानी से करना और इसका आंसर बन जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में ये आपका ज्यादा नंबर का सवाल आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ग्राफ बनाने से पहले छोटा सा फॉर्मूला भी आपको यूज करना है, तभी आपका ग्राफ बनेगा। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि ये गलती कर दें कि वो समायोजित बारंबारता ना ले, बल्कि सिंपल बारंबारता लेके ग्राफ बना दें और उनके नंबर कटे आए। तो याद रखना, ये वाला जिसके अंदर अलग अलग आपकी चौड़ाइयां आ रही हैं उसका अलग तरीके से ग्राफ बनता है, और जिसमें चौड़ाइयां आपकी समान होती हैं उसका सिंपल तरीके से बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। और अब एक छोटा सा और आपका आलेख है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि बारंबारता बहुभुज। ओके, ये बहुभुज, इसमें कुछ विशेष नई बात नहीं है, बस अंतर इतना है कि जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है ना, उस हिस्टोग्राम के जो ये ऊपर की लाइन होती है, ये इस ऊपर की लाइन का जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक बीचों बीच का पॉइंट ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है,
इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और अब चूंकि यहाँ पे तो मामला खत्म हो गया है, तो अपनी ओर से एक और यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट आएगा उससे भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जब पीछे की तरफ बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे भी एक 0 ऊंचाई का है, इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आपका ये वाली जो रेड लाइन आई है ना, ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि बारंबारता बहुभुज। कितना आसान है, वो बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, और हिस्टोग्राम के जो ऊपर आपके दंड आ रहे हैं, उनके जो मिड पॉइंट आ रहे हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर दो, हो गया। चलो एक सवाल देखो। सवाल के अंदर क्या कहा है कि एक परीक्षा में कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। इन आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज बनाइए। 51 बच्चे हैं एक क्लास के एग्जाम के अंदर, और उनके 100 में से जो नंबर आए हैं वो ये लिखे हुए हैं। 5 बच्चों के नंबर आए हैं 0 से 10 के बीच में, 10 बच्चों के नंबर आए हैं 10 से 20 के बीच में, 4 बच्चों के नंबर आए हैं 20 से 30 के बीच में। तो हमें इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो पहले आप इसका चाहो तो हिस्टोग्राम बना लो। तो हिस्टोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम नंबर लेंगे 0 से 10, ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये पूरे 100। ठीक है, 0 से 10 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 5 बच्चों के नंबर आए हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से 10 5 बच्चों के नंबर हैं, ये रहा इसका बार। 10 से 20 10 बच्चों के नंबर हैं, तो ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा। 20 से 30 4 बच्चों के हैं, तो 1 2 3 4 बच्चे आपके ये हैं, ये आ गया। 30 से 40 6 बच्चों के हैं, तो 6 बच्चे आपके यहाँ पे हैं, तो यहाँ तक जाएगा ये। ओके, लेकिन ये हम क्या बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, ये आपका बारंबारता बहुभुज नहीं है। ठीक है, बारंबारता बहुभुज की बात करिए, तो बारंबारता बहुभुज कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लो, फिर ऊपर आएगा उसका मिड पॉइंट ले लेना, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, और इनको आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दो। ओके, 10 से 20 और 40 से 50 कितने बच्चों के, 7 बच्चों के हैं, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। 50 से 60 3 बच्चों के हैं, तो ये यहां तक जाएगा 3। 60 से 70 2 बच्चों के हैं, तो ये 2 तक ही जाएगा। 70 से 80 2 बच्चों के हैं, ये यहीं तक जाएगा। 80 से 90 3 बच्चों के हैं, तो ये 3 तक गया। और 90 से 100 ये 9 बच्चों के हैं। अरे बाप रे, ये भी काफी बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए हैं। अब इनके जो मिड पॉइंट है इनको हम आपस में जोड़ते चले जाएंगे। तो एक मिड पॉइंट ये रहा, इससे जोड़ दिया, फिर ये रहा, इससे जोड़ा, फिर ये रहा, इससे जोड़ा, ये रहा, इससे जोड़ दिया, फिर ऐसे, और मान लेते हैं वो यहां तक आया। ओके, लेकिन काम हमें यहाँ पे भी खत्म नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, इनको बिल्कुल नीचे तक और ज्वाइन करेंगे। जैसे 100 से 110 के बीच में एक भी बच्चे के नंबर नहीं आए हैं, तो इसको सीधा लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और 0 से ये माइनस का 10 है, तो 0 से माइनस के 10 के बीच में भी एक भी बच्चे के नंबर नहीं आए हैं, तो इसको यहाँ पे इसके मिड पॉइंट 0 से 5 से जोड़ दिया। तो आपका ये वाला जो बना है रेड वाला पॉलीगन, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो ये आपका आसानी से बन गया। जैसे देखो अगले पेज पे हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाया हुआ है, ऐसे करके 2-2 का गैप ले रखा है, वहां पे 1-1 का गैप लिया था। 2-2 का गैप लेने पर ये आसानी से हो रहा है सॉल्व, आसानी से बनना है। 2 4 6 8 10 का 0 से 10 कितने बच्चों के नंबर हैं, 5 बच्चों के हैं, तो 5 तक जाएगा। 5 जो है आपका 4 और 6 के बीच में है ना, तो इसीलिए यहां तक जाएगा। फिर 10 से 20 10 बच्चों के नंबर हैं, 10 तक गया। और इनके जो मिड पॉइंट हैं इनको जोड़ दिया, जो काम पीछे किया था बस, ये रहे।
और लास्ट में यहाँ पे जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं करना है। यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ऐसे ही बनाना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक बात आप ध्यान दो, जब हमें काम सिर्फ इतने से है, इससे, तो हम बाकी का क्यों बना रहे हैं? ये जो हिस्टोग्राम बनाया है, ये जो आयत चित्र बनाया है, इसकी क्या जरूरत है? तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मत बनाओ। जैसे आप यहाँ पे किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, तो 0 से 10 के बीच में 5 है ना, तो ये आपका 5 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पे 5 से, है ना, 0 से 10 के बीच में 5 है, तो 5 और 5 यहाँ पे लिया है आपने। फिर 10 से 20 क्या है आपका? 15 है, तो 15 को उठा रहे हो 10 तक, है ना, तो ये आपका 15,10 का पॉइंट है। इसी तरीके से ये आपका 25 है, और कितनी ऊंचाई तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है, तो ये 25,4 है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आप कुछ मत करो, इनके जो मिड पॉइंट है उतनी ऊंचाई तक उठा दो। ये 15, इसका मिड पॉइंट 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55, इसका 65, इसका 75, इसका 85 और इसका 95 बन जाएगा। ओके, जैसे एक सवाल देखो इसका, इसी मेथड पर, जैसे ये कहा है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचिए, आयत चित्र बनाए बिना। कहा है कि इसमें आयत चित्र नहीं बनाना है और आपको इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो वही तरीका, कुछ नहीं करना, इनका मिड पॉइंट ले लो। 140 और 145 का मिड पॉइंट क्या है? अब वो निकालने का देखो तरीका क्या है। एक तरीका आपको पता है कि साफ साफ 140 और 150 के बीच में 145 आ रहा है ना। आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी ले सकते हो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 140 और मैक्सिमम वैल्यू है 150, इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो तो भी आ जाएगा, है ना। कितना आया? 140 और 150, ये आया आपका 290, और 290 को 2 से भाग करोगे 145। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का भाग, ये आया आपका 155, इसी तरीके से इनका 165। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो शुरुआत करेंगे हम 145 से, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया 145, और 5-5 का गैप ले लेंगे, अगला हो गया हमारा 155, या 10-10 का गैप ले लो तो 155, अगला हो गया हमारा 165, फिर 175, फिर 185 और फिर 195, ये आ गया। 145 के फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, तो 1 2 3 4, अच्छा इसको 5-5 का गैप ले लो चाहो तो, क्योंकि 20 आ रहा है ना तो वो बड़ा बैठ जाएगा, तो 5-5 का गैप ले लेते हैं। 5 10 15 20 25, बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 145 के कोरस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो आपको ये वाला पॉइंट मिला। 155 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10, तो आपको ये वाला पॉइंट मिला, 155 और 10, ये वाला, ये यहाँ पे ये था। 165 की फ्रीक्वेंसी है 20, तो 20 ये रहा, और 165 आपका ये रहा, ये आ गया। 175 की फ्रीक्वेंसी है 9, तो 9 देखो 10 से थोड़ा सा नीचे आएगी, तो 175 से ये 10 से थोड़ा सा नीचे, ये आपका पॉइंट आ गया। ये कितना था? 20। अब इन सारे पॉइंट को आपस में जोड़ दो, ये आपका क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ये गायब हो रहे हैं। अच्छा, फिर बीच में क्या करना आगे, इससे पहले क्या आएगा? 135, है ना। इससे ठीक पहले क्या आएगा?
135, तो 135 पे जो है वो इसका 0 से मिला देना। इसी तरीके से आखिर में आएगा 195 का 2 आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी 2 आपका 5 से थोड़ा सा इस यहाँ पे कहीं आएगा। इस 2 को जो है 195 के बाद कितना आएगा 205, इस 205 के 0 से मिला देना। तो आपका ये ऐसे करके पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। देखो अगले पेज पे इसको बना रखा है अच्छे से, ये रहा, यहाँ पे पॉइंट ले रखे हैं 145, उसकी बारंबारता कितनी है, ये 5 है, तो ये रही 4 और 6 के बीच में 5 है ना, ये वाली। 155 की बारंबारता कितनी है, 10 है, इसके बीच में 155 आएगा, उसकी बारंबारता 10। इस तरीके से सारे पॉइंट ले लिए, इनको जोड़ दिया, और लास्ट में जो आपका 205 और इससे पीछे 135 था, उन दोनों के 0 से उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ग्राफ आपका बनकर आया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या बारंबारता बहुभुज। ऐसे बनता है, आसान सा ग्राफ है, इजीली बना लेना। और अभी आपके कोर्स के अंदर ग्राफ के बारे में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एंजॉय करो।